समाज में अपनी एक सम्मानजनक स्थिति बनाने और अपने योग्य एक उच्च पद पर आसीन होने तक की प्रक्रिया में व्यक्ति न जाने कितनी संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग का ऋणी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पाठशाला में आपने अक्षरबोध किया, जिस कॉलेज या विश्वविद्यालय में आपने उच्च शिक्षा पाई अथवा तकनीकी प्रशिक्षण पाया, जिस चिकित्सालय से आपको आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य लाभ मिला, जिन नागरिक सुविधाओं यथा बिजली घर, जलदाय विभाग, बाजार, पर्यटन स्थल, मनोरंजन के साधनों का आपने उपयोग किया, उन पर नियमित कितना खर्च आता होगा? और क्या उन सुविधाओं के उपभोग के लिए हम या हमारे अभिभावक ये खर्च व्यक्तिगत तौर पर करके इन सुविधाओं का लाभ हमें दे सकते थे? तो फिर हमें ये मानना होगा कि हमारी योग्यता, समाज में हमारा स्थान अथवा पद हमारे ऊपर हमारे समाज का ऋण स्वरूप है। इस ऋण को उतारने के लिए हमें अपने सभी लक्ष्यों से ऊपर एक और लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि अपने तन, मन और धन से हमें निरंतर कोई न कोई ऐसा काम करते रहना है जिससे हमारा समाज लाभान्वित हो सके और जिसके प्रतिदान स्वरूप हम किसी भी रूप में कुछ भी ग्रहण न करें, अन्यथा समाज का ये ऋण उतारने का हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। सामाजिक ऋण तभी चुकाया जा सकता है जब हम करें मनन कि हमें इसे चुकाना ही है। यही है मनन, मनन, मनन। श्रम दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं कि श्रम जो है वो ऐसी प्रार्थना है जिसका उत्तर प्रकृति अपने आप दे देती है। आप जो काम करते हैं अपने आप उसके फल प्राप्त होते चले जाते हैं। और काम असल में पूजा माना जाता है। कर्म ही असली पूजा है। इसलिए यूं भी कहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही कर्म करना नहीं है। कर्म वो होना चाहिए, काम वो होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी का असल मकसद बने। जी बिल्कुल तरुण। और ये भी देखा जाता है, लोग कहते हैं हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, लेकिन यकीन मानिए स्मार्ट वर्क की प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करना, उसमें भी बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है। इसीलिए हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। श्रम तो करना है, मेहनत तो करनी है। जी बिल्कुल सही है। और स्नेहलता, जैसे कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। और सफलता अगर मिलती है तो वो एक अकेले कारण नहीं मिलती है, बहुत से लोगों का साथ होता है। तरुण, तो कहीं आपका इशारा किसी खास ओकेजन, किसी खास मौके की ओर तो नहीं? बिल्कुल है। आज का मौका, आज की सुबह हमारे लिए, आपके लिए बहुत खास है। क्योंकि एक टाइम था जब 3 साल पहले का दौर था, आज ही का दिन था। और उस दिन एक प्रोग्राम आपके टीवी सेट पर आया और आपने कहा ये नया प्रोग्राम है, इसका नाम सुप्रभात धरती धुरारी है। जी इतनी कहानियां। इन शॉर्ट हमारे दर्शकों से हमारा जो ये रिश्ता है वो पूरे 3 साल का हो चुका है। आप सोचिए ना कि रोज आपकी टीवी सेट पर हम आते हैं, आपकी चाय की चुस्कियों के साथ एक ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जिसकी जिंदगी का संघर्ष हो या उसकी बातें हो, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से वो टच करती है। धरती धुरारी के पीछे का मकसद यही रहा कि आपकी सुबह एक ऐसी शख्सियत से मिलवा के की जाए जिससे आप सीखें कुछ और अपने दिन की शुरुआत उस सीख के साथ आगे बढ़ाएं। जी, जो सीख है ये हमें मिलती है, लेकिन इसके पीछे आपको बताऊं कि सिर्फ मैं और स्नेहलता ही नहीं है, हमारे
इस पूरे प्रोग्राम के पीछे बहुत से नाम जुड़े हैं, राजकिशोर जी, राकेश जी, हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, हमारे कैमरामैन जो कैमरा के उस पार है जिन्हें आप नहीं देख सकते, और लाइट्स, सभी स्टेज, एवरीथिंग जो चीज़ें आप देख रहे हैं, पूरा क्राफ्टिंग जो है इसकी टीम हमारी है जो आपके लिए रोजाना ये प्रोग्राम पहुंचाती है। जी, हमारे लिए काफी इमोशनल मोमेंट है, इसीलिए हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं आपसे, क्योंकि 3 साल का कनेक्शन बहुत बड़ी बात है और इसमें सिर्फ हमारी टीम या हमारा कंट्रीब्यूशन, सहयोग नहीं है, आपका है, आपका भी है। ये जो चाय के साथ आपने डेली देख के हमें बुलाने के लिए मजबूर किया है, ये हमारा सौभाग्य है। इसके लिए हम सभी, हमारी पूरी टीम मिलके आपको धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेगी। और इसी तरह से हमारा साथ बना रहे, आगे भी आप हमसे जुड़े रहें और हम आपको ऐसे मोटिवेटिंग लोगों से मिलवाते रहें, यही हमारी प्रार्थना है। और इसके साथ तरुण, आज का ख़ास दिन और आज के जो ख़ास मेहमान हैं उनसे हमारे दर्शक इतना कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो लीडरशिप स्किल हो, चाहे ज़िंदगी में कुछ बनना हो, ज़ीरो से कैसे आप पहुंच सकते हैं नेशनल लेवल पे, ये सारी कहानी आज आप उस शख्सियत से सीखने वाले हैं। कुल मिला के बात ये है कि श्रम की बात है, आप जितना श्रम करते हैं उतना ही आपको भगवान देता चला जाता है। ठीक, तो हमने श्रम किया आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाने का और ये सिलसिला 3 साल तक चला आया, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई भी कहें, आपके प्यार और प्रशंसा के कारण आज हम यहाँ पर हैं। तो एक बार हर सुबह की तरह आपके टीवी सेट पर फिर से हम कहते हैं सुप्रभात धरती धोरारी। मैं तरुण व्यास, मैं स्नेहलता शुक्ला। जी स्नेहलता, आपने इतनी बातें जब बताई कि शख्सियत से हम मिलवाते हैं और आज के दिन की जैसे नेशनल जो लेवल तक पहुंचे, 0 लेवल से, तो श्रम की जहां बात होती है, श्रम दिवस की आज बात हो रही है, तो इसलिए आज हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने श्रमिकों के लिए बहुत सारे काम किए, उनके हितों के लिए, उनके नवाचारों के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, और जो कि रेलवे की एक एम्प्लॉय एसोसिएशन होती है, SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। BL बैरवा जी, बहुत बहुत स्वागत सुप्रभात धरती धोरारी पर। धन्यवाद सर। सुबह श्रम और सुबह मतलब श्रम चाहे कैसा भी हो, चाहे वर्जिश वाला श्रम हो, चाहे सूट बूट वाले बंदे का श्रम हो, या फिर एक धोती कुर्ता पहने हुए सुबह सुबह हमें कोई कहीं काम करता हुआ मजदूर मिले, वो श्रम हो, कोई भी श्रम है, काम है। कैसे काम को एक प्लानिंग दी जाती है, क्योंकि आपके काम के पीछे बहुत से तकरीबन 4-5 लाख लोग पूरे इंडिया से श्रमिक जुड़े हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी आप पर है। कैसे इस जिम्मेदारी को शुरू करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं? सबसे पहले मैं जो दूरदर्शन टीम है उसको ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज जो धरती धोरारी प्रोग्राम है उसको 3 साल हुए हैं जी, और बड़े अच्छे ढंग से इस प्रोग्राम को मैनेज किया गया है, और जो हमारे देश की जनता है उसको अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग शख्सियतों से मिलवा करके उनकी लाइफ स्टाइल का और विभिन्न पहलू हैं उनके बारे में बताकर उनको इंस्पायर करने का काम किया है। तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जी, हम भी आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आज आप भी इसी सीरीज में आए हैं और आज का दिन हमारे लिए खास हो जाता है। और दूसरा, आज मई दिवस है जिसे मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस के नाम से जानते हैं जी। तो ये श्रमिकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, हक और अधिकार का दिन है जी, और एक संघर्ष का दिन है। तो इसके लिए मैं देश के और पूरे विश्व के मजदूर हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज के दिन से उनके हक अधिकार की शुरुआत हुई और आज के दिन वो अपने संघर्ष की एक गाथा उनके साथ जुड़ी हुई है। तो इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी तरुण, यही जो गाथा और संघर्ष की बात की बैरवा जी ने, तो इनसे जानना बनता है कि आज का दिन खास क्यों है, कैसे शुरुआत हुई और संघर्ष और मेहनत का साथ एक दिन के नामकरण से कैसे जुड़ गया, यानी जिसे श्रम दिवस और मजदूरों का दिन कहते हैं, इसके पीछे की कहानी। पहले हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में जो कार्य के घंटे हैं वो निश्चित नहीं थे एक जमाने में। मतलब जब तक आदमी थक नहीं जाता था, जब तक उसको सोने का समय नहीं होता था, अलग अलग तरीके से वो मेहनत करता रहता था जी। उसके बाद में कार्य के 12 घंटे निर्धारित थे कि श्रमिकों से 12 घंटे काम लिया जाता था। तो वो जो 12 घंटे काम लेते थे उसमें जो दूसरी गतिविधियां हैं वो उनकी नहीं हो पाती थी, चाहे वो अपने परिवार की देखरेख की हो, मनोरंजन की हो, या अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की हो, स्वास्थ्य के बारे में हो।
ये सब मैनेज नहीं हो पाता था आराम करने का। जी। तो जो पूरे विश्व के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन्होंने कार्य के घंटों को लेकर के आंदोलन किया और उन्होंने मांग की कि ये 12 घंटे के बजाय 8 घंटे कार्य के घंटे होने चाहिए, ताकि हम 8 घंटे कार्य करें, 8 घंटे जो हमारे एंटरटेनमेंट और दूसरे जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करें और 8 घंटे हम रेस्ट करें। सही है। तो इस मांग को लेकर के अमेरिका में शिकागो के अंदर 4 मई 1886 को एक मजदूरों का बड़ा सभा हुआ, आंदोलन हुआ इस मांग को लेकर के, और उसको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की और इस फायरिंग के दौरान अनेकों मजदूर मारे गए। जी। और उसी घटना की याद में ये जो श्रमिक दिवस है जी, ये तब से मनाया जाता है और तब से ही है जो 12 घंटे कार्य के घंटे हैं उससे घट करके 8 घंटे कार्य के घंटे हुए। जी। तो ये कह सकते हैं हम कि जो श्रमिकों के इतिहास में एक बड़ा आंदोलन था और बड़ी उपलब्धि थी, जी, जिससे उनके जनजीवन में काफ़ी बदलाव आया और उनके जो रहन सहन और परिवार का जो दायित्व है उसके निर्वहन में काफी सुधार भी हुआ। जी। इसलिए ये आज का दिन है। हाँ, तो इसके दिन में क्या स्नेहलता, जैसे मैंने भी पढ़ा था कि 1 तारीख से ये शुरू हुआ था और 4 तारीख पर जाकर श्रमिकों की जो मांग थी वो पूरी हुई थी, इसलिए 4 मई 1886 इसका जिक्र आता है। और सबसे मुद्दे की बात ये है कि आज हर कोई व्यक्ति जो किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में, सरकारी में हो, सब जगह जाते हैं तो 8 घंटे की डिमांड होती नहीं, अपने आप ही मिल जाती है। इसके पीछे ये राज है, आज बहुत लोगों को पता चला होगा। जी जी जी, ये कहानी है। जी। अच्छा तरुण, जब हमारे जो गेस्ट है, मेहमान हैं, इनकी कहानी भी कुछ ऐसी है, सेल्फ मेड है ये, इन्होंने सारी चीज़ें खुद से अचीव की हैं, अपने गांव से निकल के आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हमारी एक स्कूल टाइम से ही आदत होती है, हम हमेशा टॉपर को देखते हैं और पूछते हैं इसने क्या पढ़ा होगा, किसने टॉप किया। हम कभी भी किसी कंपटीशन में जाते हैं तो इसने कैसे तैयारी की होगी, चाहे वो IAS की हो, रेलवे की हो, हम सभी जानना चाहते हैं कि फॉर्मूला क्या है, इसने ऐसा क्या पढ़ लिया कि इसने टॉप कर लिया। और मैनेजमेंट स्किल में भी यही आती है, लोग जानते हैं ये हमारा मैनेजर, ये इतना खास क्यों है कि आज हमारा मैनेजर है। तो चलिए आज हम जान ही लेते हैं, ये फॉर्मूला पूछ ही लेते हैं कि अपनी पोजीशन से टॉप पे पहुंचने में क्या कुछ लगता है, कितनी मेहनत लगती है। सर, आपका क्या नज़रिया रहा है ज़िंदगी में, आपने ज़ीरो से टॉप पे पहुंचने की जो ठानी है वो करके दिखाया है। एक तो मैं आपको जीरो की स्थिति बताना चाहता हूँ। जी बताएं। क्योंकि टॉप को देखने से पहले जीरो को देखना जरूरी है। वो ज्यादातर लोग देखना नहीं चाहते, वो नहीं देखना चाहते लोग, अगर वो जो देख लेते हैं वो कामयाब भी हो जाते हैं। इसीलिए सर शायद ऐसा कहते हैं कि 1 के आगे 0 लगता है तो ही उसकी वैल्यू तो वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल। आपका एक्चुअली मैं अलवर जिले का राजगढ़ तहसील में डेरा गांव का रहने वाला हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो बिल्कुल गरीब किसान थे, 4-5 बीघा जमीन थी और उनके 5 बेटे और 1 बेटी थी जी। और कमाई का साधन वो 4-5 बीघा जमीन और मजदूरी के अलावा कुछ था नहीं जी। लेकिन उन्होंने अनपढ़ होते हुए और हम जो 5 भाई हैं उनको उन्होंने हायर एजुकेशन दिलवाया। क्या बात है, वाह। और सभी जो हमारे गांव में उस समय प्राइमरी स्कूल थी 5वीं तक की जी। अच्छा। तो हम लोग 5वीं तक की पढ़ाई गांव में करते थे। उसके बाद 8वीं तक की पढ़ाई पास पे 4-5 किलोमीटर दूर जामडोली गांव था जी, वहाँ हम लोग करते थे, जहाँ पैदल जाते थे। अच्छा। फिर 8वीं के आगे 9वीं से लेके 11वीं तक की जो पढ़ाई है वो हम हमारी रैनी पंचायत समिति में हायर सेकेंडरी स्कूल था जी, उसमें हम जाते थे, तो वो 7-8 किलोमीटर होता था। और उसके बाद जब हायर एजुकेशन लेनी होती थी तो तहसील या जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता था जी। तो जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती थी वैसे वैसे दूरी भी बढ़ती जाती थी। तो खास बात यह है कि जिस समय खासकर हमारे समाज के अंदर, मैं अनुसूचित जाति समाज से, पेरवा कम्युनिटी से हूँ जी जी जी, जिसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे जी, जिसमें कोई इंस्पायर करने के लिए ऐसा उदाहरण नहीं होता था और हम पहले ही थे जो पढ़ाई में आगे तक पढ़े जी। तो हमारे पिताजी जो हमारे मामा जी हैं वो टीचर थे जी। तो उनसे उनको प्रेरणा मिली कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने, हमारे मामा जी ने हमें पिताजी को कहा कि आप चाहे भूखे रहना लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूर। बहुत सुंदर बात।
और उसके बाद में उन्होंने ये प्रण कर लिया कि इनको पढ़ाना। बहुत कठिनाइयाँ झेली, बीच में कई बार अकाल पड़े, खाने को दाने भी नहीं थे, कई बार हरी बीमारियां भी हुई, लेकिन पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया जी। और यही कारण रहा कि जो सबसे बड़े ब्रदर पढ़ के आगे निकले, फिर वो सरकारी सेवाओं में आए जी जोधपुर में, जी। फिर उनसे छोटे वाले हैं वो इंजीनियरिंग में एडमिशन वहाँ मिला। क्या बात। और मैं ये भी बता दूं कि हम जो जी। पांचों ब्रदर हैं जिस स्कूल में पढ़ के आगे जाते थे, जी जी जी। तो उस स्कूल के उस क्लास के जो बोर्ड है उस पे कक्षा में प्रथम आने वाले का नाम लिखा जाता था, जो बाहर लिखा एक बोर्ड लिखा बना था। जाता जी 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 जी। तो वहाँ हर एक साल छोड़ के हम लोगों के ही नाम होते थे। मतलब पूरे स्कूल पर आधिपत्य हाँ। इस फैमिली का ही था। उसके बच्चों को पता होगा कि नेक्स्ट ईयर ये नाम किसका आने वाला है, ये छोटा तो भाई। वो ऐसा करके आगे हम भी आगे की एजुकेशन के लिए आगे बढ़ गए, फिर छोटे ब्रदर उनसे छोटे सब बढ़ते गए। तो मैं इस दौरान आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई के दौरान माँ बाप का तो साथ रहा ही जी, लेकिन टीचर जो हैं उनमें हर बार हमको कोई न कोई एक टीचर ऐसा मिला जिसने भी हमको इंस्पायर किया। क्या बात। चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, या वो हायर सेकेंडरी का हो। मतलब जब हमने अच्छे नंबर लाए हमको शाबाशी दी, जब हमको कहीं कठिनाई आई तो उसमें उन्होंने मदद की हमारी, और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित हमें किया जी। तो ये जो पढ़ाई वाला सिलसिला है ये हमारा रहा। फिर क्योंकि गरीब घर से थे जी, तो जॉब चाहिए था, तो हम लोग हमारे जितने भी ब्रदर थे सबकी मंशा थी कि जितनी जल्दी जॉब हासिल किया जाए अच्छा है। तो वो जॉब हमको फिर पहले जो राज्य सरकार में एक हमको मिला, उसके बाद में हम रेलवे के अंदर आए जी। तो जब रेल के अंदर आए तब रेल में आते ही हमको ऐसा अनुभव हुआ कि रेल की सेवा के साथ साथ यदि आपको सच्ची समाज सेवा करनी है जी, तो आपको दूसरी एक्टिविटी से भी जुड़ना चाहिए। और उसमें क्योंकि हम रेल में थे, यदि हम नौकरी में नहीं होते तो हम हो सकता है कि वो गांव देहात की सेवा कर रहे होते जी। जी। लेकिन हम रेल में आए तो मजदूरों की, श्रमिकों की सेवा का भाव हमारे मन में आया जी। और वहाँ हमने इधर तो रेल की नौकरी ज्वाइन की और दूसरी तरफ हमने रेल का जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जी। ये हमने ज्वाइन किया। जी। सवाल ये उठता है कि हमने यही क्यों ज्वाइन किया? बिल्कुल जी। क्योंकि रेल के अंदर और भी यूनियनें थी जो मजदूरों के, श्रमिकों के हकों के लिए वो भी संघर्ष करती थी। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जी। उनको दलितों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन वो उन्होंने दलितों के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए काम, जी, महिलाओं के लिए भी काम किया। भारतीय संविधान दलितों के लिए नहीं है, सबके लिए था। वो सबको एक साथ मिलकर लेकर चलना चाहते थे। लेकिन दलितों के जो हक अधिकार हैं उनके लिए ज़्यादा लड़ाई लड़ी, और वो इसलिए लड़ी कि कमज़ोर की मदद पहले करनी चाहिए, ये एक भाव था। जी। पीड़ित, शोषित, पीड़ित सब होते हैं जी। मतलब जाति के हिसाब से ही नहीं, जो सरकारी सेवाएं हैं जहाँ श्रमिकों की बात है वहाँ शोषित, पीड़ित सभी वर्ग के लोगों में होते हैं जी। तो इसी तरह, लेकिन क्या है कि जो कमज़ोर लोग होता है जी, वो सबसे ज़्यादा शोषित होता है, क्योंकि सबसे निचली पायदान पर है वो, और वो उसको ऊपर आने के लिए या उसके जो काम करने के, जैसे कि ये 8 घंटे वाली भी बात भी, तो इन्हीं के प्रयासों के कारण एक हायर लेवल तक भी 8 घंटे तक वाला जो सिस्टम पहुंचा। ये एक छोटे से लेके बड़े तक कोई भी काम करें अपन, सभी श्रम बराबर हैं, सारे श्रमिक बराबर हैं, काम अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अचीवमेंट पाना तो टीम वर्क तो होना ही चाहिए। जी जी। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक बात उभर कर आती है सर, कि जैसे आप गए और आपने जाते ही यूनियन को भी ज्वाइन किया, लेकिन एक नया युवक आता है किसी कंपनी में और वो बिल्कुल नया है और नए नजरिए सब चीजें देखता है, बाकी सब लोग एकदम से उस पर इतना विश्वास करते हैं, आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात रखी है। मेरे सामने भी चैलेंज था जी
कि एक तरफ तो नौकरी में एस्टेब्लिश करना है अपने आप को, काम के अपनी मेहनत के आधार पर ये साबित करना है कि मैं एक अच्छा वर्कर हूँ जी। दूसरी तरफ नेतागिरी के फील्ड में जो कि पहले बहुत बदनाम था जी। अक्सर ऐसा कहा जाता था कि जो यूनियनबाजी या नेतागिरी जो काम नहीं करना चाहते, अक्सर लोग कहते हैं लड़का हाथ से निकल गया और ऐसा फीलिंग होता है कि इसमें इस फील्ड में वो लोग आते हैं जो काम नहीं करना चाहते और अपनी नेतागिरी के बल पर वो रहना चाहते। मेरे साथ कुछ उल्टा था। अच्छा। मैंने जैसे रेल की नौकरी ज्वाइन की तो जो मेरा ड्यूटी था वो बहुत टफ ड्यूटी था और क्योंकि मैंने जल्दी ज्वाइन कर लिया तो अधिकारी भी मुझे टफ ही काम देते थे। अच्छा। ताकि इसको टाइम नहीं मिले पूरा। लेकिन मैं क्या करता था कि लोग 9:30 बजे ऑफिस आते थे, मैं 9 बजे या 8:45 बजे ऑफिस पहुंचता था। अच्छा। और सबसे पहले मैं अपना काम पूरा करता था और काम पूरा करने के बाद फिर मैं जो एसोसिएशन का काम है उसकी मैं शुरुआत करता था जी। लंच टाइम के अंदर भी मैं काम करता था क्योंकि लंच में अधिकारियों से मिलने का या यूनियनबाजी का टाइम नहीं होता है जी। तो उसमें फिर अपना जो ड्यूटी का काम है उसको पूरा करता था। अच्छा। फिर शाम को यदि रुकना पड़ा तो शाम को भी रुक करके काम करता था। तो ऐसे अपने आप को मैंने ये साबित किया कि मैं ऑफिस के अंदर एक अच्छा वर्कर भी हूँ जी। और फिर क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ले ली थी जी। 1 महीने के अंदर मैं एसोसिएशन का मेंबर बन गया। अच्छा। 3 महीने में मैंने वहाँ एक ब्रांच नहीं थी, अजमेर में था मेरा पोस्टिंग जी। वहाँ लेखा विभाग की कोई ब्रांच नहीं थी तो वहाँ एक ब्रांच खोली, उसका मैं पहली बार में ब्रांच सेक्रेटरी बन गया जी। और जब मैं ब्रांच सेक्रेटरी बना तो मुझे ये पता नहीं था कि काम कैसे किया जाता है जी। आप नए थे? मैं बिल्कुल नया था, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर काम करने का जज्बा था तो जैसे लेटर पैड होते हैं उन पर आजकल टाइप करा के कंप्यूटर से भेजते हैं, लेकिन मैंने अपने हाथों से लिख करके हाथों से लेटर पैड बना करके अपनी कॉरेस्पोंडेंस को चालू किया। लेटर पैड भी आपने खुद ने हाथों से किया? हाँ। ये इंटरेस्टिंग है। और जब अधिकारियों के पास मिलने जाते थे तो उनका कोई जवाब नहीं होता था और 1 साल में ही इतनी ख्याति मिल गई थी क्योंकि अधिकारी भी रेस्पॉन्ड करते थे। मैंने ये देखा है कि आप अच्छे मार्ग पे यदि चल रहे हैं तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, चाहे वो फील्ड कोई सा भी हो जी। चाहे वो यूनियनबाजी का फील्ड हो या सोशल फील्ड हो या आपका दूसरा कोई बिजनेस का फील्ड हो जी। मतलब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है। ये सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, 2 चीजें नोटिस की सर से कन्वर्सेशन में हमने कि सर ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और वहां पे भी लोग कहते हैं आज की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता। पहली चीज आपने कही कि मेरे सरकारी स्कूल के हर क्लास में टीचर एक ऐसे थे जो मोटिवेट करते थे। ये नई चीज है जो लोगों के अंदर भ्रांति होती है, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा कैसे आगे बढ़ेगा। मेहनत करने वाले बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में भी हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं। दूसरी चीज दफ्तरों से लोग शिकायत करते हैं कि सरकारी दफ्तर में अफसर कहाँ सुनते हैं, मेहनत कीजिएगा जरूर सुनते हैं। सर कंटिन्यू कीजिए, कंक्लूजन जरूरी था, लोगों की शिकायत होती है। ये भी बात देखने को मिलती है कि कोई ऐसा टाइम आवर में हम लोग अपने आप को नहीं बांधे, भाई लंच टाइम है कोई काम है तो हम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लंच है, मैं खाना अगर 10 मिनट में खा लिया मैंने तो 20 मिनट तक मैं जाऊंगा ही नहीं जी। सर ये बहुत अच्छी बात आपसे सीखने को मिल रही है। आपने वही, अब मैं चाहूंगी कि आप फिर से कंटिन्यू करें कि जब आप करते हैं तो अधिकारी सुनते हैं काम जी 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 जी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। तो जब हम 1 साल में इतनी कामयाबी मिल गई तो 3 साल के अंदर हमको अजमेर डिवीजन का मंडल सचिव बना दिया थ्रू सीक्रेट बैलेट। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मैं मेरे जीवन में आज तक जो भी बना, जिस भी पोस्ट पर पदस्थापित हुआ वो सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन के थ्रू मैं उस पर आया जी। तो हमारा जो अजमेर डिवीजन का इलेक्शन हुआ उसमें भी सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन हुआ और मुझे लोगों ने जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया। मेरी कोई इच्छा नहीं थी लेकिन मुझसे जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया जी। और फिर सुबह से शाम तक जब वोटिंग हुआ, रिजल्ट आया तो मैं मंडल सचिव बन गया जी।
उसके बाद में जब मैं मंडल सचिव बना तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। वहाँ का DRM और मैनेजमेंट है वो मुझे फुल सपोर्ट करता था जी जी। बल्कि उस समय जो नेतागिरी का स्टेटस था यूनियंस और एसोसिएशन में, वो ये था कि रूल रेगुलेशन और कायदे कानून की कम बात करते थे। जी मतलब डंडे से काम कराना चाहते थे या गाली गलौच बदतमीजी, ये यूनियनों के बारे में ये आम धारणा थी जी। लेकिन मैंने मेरे जीवन में इसका इस्तेमाल आज तक नहीं किया। मतलब जो भी काम करा है वो कायदे कानून से, नियम से जो हक है वो मिलना चाहिए उसका जी। इस कारण से मुझे अधिकारियों का अच्छा सपोर्ट मिलता था। तो मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सुनाएं। कि जब मैं एक बार मेरा एक पदाधिकारी, मैं ब्रांच का सेक्रेटरी था जी। और मेरा एक जो डिवीज़न का सेक्रेटरी था वो हम दोनों एक साथ DRM के पास गए। पहली बार मेरा प्रवेश हुआ DRM के चेम्बर में। तो वो जो पदाधिकारी है उसने बदतमीजी के साथ DRM से बात किया जी। और मतलब सभ्य भाषा में नहीं था कुल मिलाकर के। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा और ये लगा कि अपन गलत आदमी के साथ है जी। जब हम मिल के आ गए तो DRM ने मुझे बुलाया अगले दिन अकेले। अच्छा। और उसने कहा कि देखो ऐसा है कि आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो इस तरह का व्यवहार है ये ठीक नहीं है। सही बात है। तो मैंने उस दिन जो हमारे पदाधिकारी को भी समझाया और हमने भी वो प्रण लिया कि अच्छे व्यवहार के साथ में अच्छी बात को अच्छे ढंग से यदि रखा जाए जी तो बात को सुना जा सकता है। जी, क्योंकि उस बात को कहने के दो तरीके हैं, या तो आप गर्मजोशी के साथ में कहो या फिर सॉफ्ट तरीके से कहो। तो शायद मेरे ख्याल में गर्मजोशी की जगह सॉफ्ट तरीके से कोई बात कही जाए तो ज्यादा दिल तक पहुंचती है, इंसान मानता भी है। तो इसके बाद में आबू रोड के अंदर हमारा एक मीटिंग था, तो उसमें पूरे डिवीजन के लोग आए, तो प्रचार हो गया कि मेरी ख्याति हो गई जी ज़्यादा। तो वहाँ प्रचार हो गया कि BL बैरवा आ रहे हैं। तो ड्राइवर और गार्ड हैं वो छुट्टी सिक ले करके मेरी मीटिंग में आ गए। अच्छा। तो DRM ने मुझे फ़ोन किया कि बैरवा जी ये आप हमारी गाड़ी क्यों बंद करवा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने गाड़ी आपकी बंद नहीं करवाई है, जो आए हैं अपनी स्वेच्छा से आए। कहते ये तो सारे लोग छुट्टी ले लेके और आपको सुनने के लिए आ गए। क्या बात है। तो वहाँ बहुत बड़ा गैदरिंग था, लोग भाषण दे रहे थे जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उससे पहले मैंने कभी भाषण नहीं दिया था। क्या बात मतलब वो भी पहली बारी में था, फर्स्ट टाइम। क्या बात। मैंने भाषण नहीं दिया था, कोई बड़ी गैदरिंग को संबोधित नहीं किया था जी। तो जैसे सब हम एक तरह से मुख्य अतिथि थे जी, और लोग हमसे अपेक्षा कर रहे थे कि हम भाषण देंगे जी। तो लास्ट में जब हमारा बोलने का वक्त आया तो अनाउंस किया, तो मैं खड़ा हो गया स्पीकर पर जी। ठीक है। और माइक हाथ में लेके और मैंने लोगों को बोला मैंने कहा देखो मैंने कभी भाषण नहीं दिया है जी, और मुझे भाषण देना नहीं आता है और मैं भाषण देने पर विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो वहाँ तालियां बज गई जबरदस्त और पूरा जो गैदरिंग है जी, वो जोश में आ गया। तो मैंने सोचा मैंने तो 3 ही बात कही है अभी। पहला तो ये कहा है कि मुझे भाषण देना नहीं आता है, मैंने कभी दिया नहीं है। और तीसरा ये है कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ भाषण देने पर, बल्कि काम करने पर करता हूँ जी। तो मैंने अपने आप को ये एनालिसिस किया कि ताली क्यों बजी आखिर। काम के कारण बजी। ताली वास्तव में इसलिए बजी कि मैंने लोगों को कहा कि मैं भाषण देने पे विश्वास नहीं करता हूँ, काम करने पर विश्वास करता हूँ, तो इस पर ताली बजी। लेकिन वो जो तालियां बजी थी उससे मैं इंस्पायर हुआ और मैं आपको ये बताऊं कि मेरा भाषण चालू हुआ जी। मैंने लोगों को जो मुद्दे थे उनसे अवगत कराया, भारत सरकार की जो नीतियां उनके बारे में, जो समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियां उनके बारे में, और 1 घंटे तक मैंने भाषण दिया। वाह। तो बाद में लोगों ने कहा कि आप तो कह रहे थे आपको भाषण देना ही नहीं आता। मैंने कहा ये भाषण था क्या? मैं तो आपस की बात थी। आपस की बात कर रहा था, प्रॉब्लम कि यही तो भाषण होता है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात हो गई। यदि ये भाषण है तो ये मुझे मंजूर है और ये भी मुझे आ गया। अच्छा, यहाँ पर भाषण देने वाली जो कला ये सामने जी,
लेकिन जैसे जो ये लीडरशिप वाली कला है, अपने आप में बहुत से लोगों को साथ लेके चलना, जो आगे चल रहा है उसका लोग अनुसरण कर रहे हैं। जी जी। लीडरशिप की एक स्किल जो होती है, जो ताकत होती है, वो एक इंसान में हो तो वो लीडर बनता है। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ये कहीं स्कूल कॉलेज से ही वो एक भाव पता चलना शुरू होते हैं कि ये एक लीडर बन सकता है। कहते हैं ना तरुण पूत के पूत के पाँव पालने से ही। तो आपके पिता तो श्रमिक किसान रहे, भाई लोग सभी अलग अलग सर्विसेज में चले गए, आपका इस तरफ रुझान, कोई ना कोई आपको इंस्पायर करने वाला ऐसा शख्स तो होगा जो आपको लीडरशिप के लिए आगे नेतृत्व करने के लिए बढ़ा। और हाँ तरुण, आज 4 लाख वर्कर हैं आपके अंडर में, वो आज टीवी देख रहे होंगे तो आज उनके पास ये मौका है कि वो अपने लीडर के इनसाइड व्यूज को वो आपको ऊंची नजरों से देखते हैं। तो आज ये सोच के बातें कीजिएगा कि आपके 4 लाख जितने लोग हैं, टीम मेट हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। आपने सही कहा है, क्योंकि ये चीज़ें बाहर से नहीं आती हैं, ये अंदर से होती हैं और ब्लड में होता है ये सब कुछ। अब ये कब कैसे उजागर होता है, ये इंसिडेंट होता है, लेकिन हर आदमी में जो गुण होते हैं, जो लीडरशिप के फील्ड में है, तो वो बाय ब्लड होते हैं जी। हमारे जो पिताजी थे वो गरीब जरूर थे, किसान थे, लेकिन जो हमारे समाज के अंदर और गांव के अंदर है उनको पटेल कहते थे लोग। अच्छा। और वो पटेल इसलिए कहते थे कि जब भी कोई विवादास्पद मसला होता था तो गांव की जो मीटिंग होती थी उसमें उनको बुलाते थे। अच्छा। और हमारे समाज के ही नहीं, सभी समाज के लोग उनका रेस्पेक्ट करते थे और वो न्यायप्रिय बात करते थे, मतलब न्याय पक्ष नहीं लेते थे किसी का। अपने घर का भी कोई आदमी है तो जो न्याय की बात वो करते थे, तो उनको ये बड़ा सम्मान मिला हुआ था जी। तो कहीं न कहीं वो चीज़ हमारे अंदर थी। उसके बाद जब पढ़ाई का टाइम था, उस दौरान भी हर लेवल पर ऐसे क्षण आए जिनमें लीड करने का अवसर आया जी। तो मन के अंदर ऐसा होता था कि हमें कुछ करना चाहिए, मतलब क्योंकि सब लोग जो होते हैं वो लीड नहीं कर सकते जी, सब लोग नहीं कर सकते, और सारे यदि लीडर हो गए तो फिर आम कौन रहेगा जी। एक म्यान में इतनी सारी तलवारें वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं जी। तो ये जो लीडरशिप के गुण है वो बाय ब्लड और परिवार से पीछे से चल के आते हैं, तो मुझे भी कहीं न कहीं वहीं से ये मिला है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लीडरशिप जो सबको साथ लेके चलने वाली बात है जी, सही कामयाब लीडर वही है जो सबको साथ लेकर के चले जी और न्याय के रास्ते पर चले जी। यदि उसमें भेदभाव या लोगों के साथ में उनके दुख दर्द को समझने का भाव उसमें नहीं है जी, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। सर दुख दर्द की बात जहाँ तक है, न्याय की बात जहाँ है, एक अक्सर समाज में अगर मैं कहूँ कि पूरे समाज में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर में हो, प्राइवेट में हो, या फिर अपना कोई काम कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत दुख देती है जब हम किसी भी, अगर हम रेलवे स्टेशन की भी बात करें या कहीं पे हाईवेज की बात करें, छोटे छोटे बच्चे जो है चाय पकड़ाने का काम या फिर कोई आरा तारी का काम, कई ऐसे बिजनेस है जिनमें लोगों ने लगा रखे जी। और उन बच्चों के मन की बात एक बच्चे ने ऐसे भी कही थी कि मैं तो स्कूल से घर के रास्ते को दुनिया समझता था, लेकिन एक बच्चा था जो अपने स्कूल जाने को तरसता था जी जी। और उसने ये भी कहा कि मैं तो एक खिलौने नए खरीद के तोड़ के दूसरे खिलौने लाता था, लेकिन एक बच्चा था जो अपने परिवार को चलाने के लिए मिट्टी खिलौने बनाता था जी जी जी, जी बहुत ही। उस बच्चे की जो बात है, उस बच्चे से काम करवाया जाता है जी। पेरेंट्स चाहे कोई भी उसका रीजन दे कि एक घर में और कमाने वाला हो जाएगा जी, पर ये उनको समझना चाहिए, और एक आपके जरिए ज्यादा समझ में आएगी उनको, क्योंकि आपकी भाषा में वो बात रहेगी। आप बताएं उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को भी समझाएं कि ये काम करना कितना गलत है उनके लिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब श्रम मंत्री थे जी, उस समय भी उन्होंने इस तरह के नियम कानून बनाए थे जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ में थे वो, और उनका भी मानना ये था, कानून बना उसके पीछे सोच भी ये थी कि यदि जो बच्चा जिसको पढ़ लिख करके अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए, देश और समाज के लिए काम करना चाहिए जी, वो यदि चाइल्ड लेबर के रूप में काम करेगा तो वो सब नहीं कर पाएगा। अब ये अलग बात है कि उसकी परिस्थितियां क्या हैं और उन परिस्थितियों का हल हमें कैसे निकालना चाहिए,
लेकिन हमको चाइल्ड लेबर को टोटल कंडेम करना चाहिए और इसको सपोर्ट किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ। जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी ये नीति है कि चाइल्ड लेबर का कहीं भी उदाहरण यदि देखने को मिल जाए तो हम उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं, उसके खिलाफ लिखते हैं और उसको वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हम लोग ऐसा भी करते हैं कि वो चाइल्ड लेबर के रूप में काम करने के लिए मजबूर क्यों हैं, जी, जी, इन कारणों का भी पता लगाते हैं। जहाँ कहीं मदद करने की आवश्यकता होती है हम लोग उसमें मदद करते हैं, पढ़ने लिखने में या दूसरी जो परिस्थितियाँ उनमें। जैसे मैं आपको बताऊं कि गरीब जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप उन्हें नहीं पढ़ा पाते हैं, जी, ऐसे भी उदाहरण हैं कि छुट्टियां जो होती हैं गर्मियों की, जी, वैकेशन, उन वैकेशन में वो मेहनत मजदूरी करते हैं जी, जी, और उनसे पैसा कमा करके जब स्कूल जुलाई में खुलते हैं तो फीस जमा तब उस पैसे से किताब और फीस का इंतजाम जी। वो करते हैं। तो ये भी चाइल्ड लेबर है। जी, जी, ये अलग बात है कि ये प्रोग्रेस के लिए या परिस्थितियों को देखते हुए वो कर रहा है, लेकिन ये भी चाइल्ड लेबर है, ये भी गलत है। जी। इसके लिए सरकार को हम कई बार कहते हैं कि फ्री एजुकेशन आप यदि लाएंगे तो ये कम से कम पढ़ने के लिए चाइल्ड लेबर का काम नहीं होगा। दूसरा, जो माँ बाप मजबूरी में उसको भेजते हैं, जी, फ्री एजुकेशन होगा तो वो पढ़ने के लिए भेजिएगा। आज बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चे को ड्रेस नहीं बनवा पाते हैं, जी, इसमें बच्चे को किताब नहीं जैसे खरीदवा मैं इसमें कई बारी पढ़ता हूँ और सरकार की बहुत जी। सारी नीतियों के बारे में भी कुछ एक पढ़ता रहता हूँ, सर्कुलर्स। तो कई बच्चों को फ्री एजुकेशन, क्योंकि हर जगह स्कूल में एक तबके के लिए फिक्स किया गया है कि इतनी सीट्स बच्चों को फ्री एजुकेशन के तौर पे, किताबों जी। के तौर पे दी जाती है। जी इस और सरकारी में तो ज्यादातर सभी फ्री हैं सर। जी, तो जी। यहाँ पर उनके फायदे की चीज़ होती है, उनको समझने वाली बात एक। लेकिन जैसे अगर हम रेलवे की बात करें, जी अक्सर अगर ट्रैवलिंग की बात करूं तो मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूं। अक्सर मैं देखता हूं कि एक रूट पर कुछ एक बच्चे अपनी मदर और फादर के साथ में वो कर्तव्य दिखाने का काम, एक जी, छोटे जी। सर्कल से निकलने का, ये इतना घातक होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, पर्सनली मैं ये सोचता हूं कि रेलवे को इस चीज़ को सोचते हुए उनकी एंट्री बंद करनी चाहिए। इन बच्चों को ऐसे नहीं करवाना जी, चाहिए। जी। वो जिस तरह ट्रेन से कूद कर भागते हैं और जो चीज़ें होती है, इस पर कहीं ना कहीं कुछ काम होना चाहिए। आपने देखा होगा पहले जो ट्रेन में जो पैसेंजर ट्रेन और जनरल कोच हैं, इनमें छोटे छोटे बच्चे मतलब नमकीन बिस्किट बेचने का भी काम करते पोछा थे, लगाने का पोछा काम, लगाने जी। का काम करते थे। अभी इसको टोटल बैन कर दिया है जी, अच्छा। और ये इसीलिए किया है कि सरकार की नीति है कि जी। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अब बंद तो आप कर दो लेकिन उसका अल्टरनेट भी विकल्प होना क्या चाहिए, हो? विकल्प। तो वो भी सरकार ने किया है। वो भी सरकार ने, जैसे साफ सफाई का मामला है, स्वच्छ भारत अभियान हमारा चल रहा है, लेकिन जी। रेल के अंदर भी आप देखेंगे तो सफाई का काम बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन हो रहा है। अभी जो ये जादूगर या करतब दिखाने की बात है, जी। ये रेल में अभी बिल्कुल बिना रेल का टिकट लिए आप रेलवे स्टेशन पर एंट्री नहीं कर सकते। जी, इस पर भी रोक लगाई है। जी। मतलब कमी तो आई है, लेकिन इसको टोटल खत्म करना बहुत जरूरी है। जी सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि देखिए हमारे भी शो के 3 साल पूरे हो गए जी, हैं। जी। आपका भी संगठन हर साल रिन्यू होता है, जी। हर साल आपकी भी कोशिश रहती होगी कि कुछ नया दिया जाए अपनी जी। यूनियन को। जी। जी। यहाँ पे हमारी प्रधानमंत्री की भी योजना रही स्किल इंडिया की बात जी, कर रहे हैं, जी, जो जी। शायद चाइल्ड लेबर या फिर कहें जी, जी। चीजों को, स्किल इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? और हर साल क्या आप लोग कोशिश करते हैं कि जी। जो लेबर्स हैं उनके स्किल को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है या नहीं जी, है? जी, जी। और कैसे प्रयास किए जाएं कि वो हर साल एक ही काम करते करते भी साइड बाय साइड या उसके साथ कुछ नया डेवलप कर पाएं? जी, जी। उनके स्किल्स के लिए क्या कोई योजना है हमारे यहाँ? हमने देखिए, ये जैसे ही प्राइवेटाइजेशन का, आउटसोर्सिंग का गवर्नमेंट का पॉलिसी चला, जी, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया पहले तो, ठीक है। कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जॉब के अवसर घटते हैं जी। और घटेंगे तो रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसका विरोध किया, लेकिन साथ साथ जो सरकार की नीतियां हैं, जैसे जी। स्किल इंडिया का आपने नाम लिया है और स्टैंड अप इंडिया भी आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिनको यदि हम उपयोग में लाएं जी,
तो हम जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरियों में ही जाएं जी, बल्कि हम उद्यमिता की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं जी। तो हमने हमारे जो कैडर है उसमें इस चीज़ को डाला है कि लोग अपने बच्चों को, जैसे 3 बच्चे हैं जी, 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को IAS RAS या अधिकारी कर्मचारी बनाने के लिए प्रयास करें और एक बच्चे को अपनी इच्छा से उद्यमिता की तरफ वो लेकर के जाएं। जी। एक तो ये है। दूसरा जो जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात है, आज आप देखते हैं कि क्योंकि आज श्रमिक दिवस भी है आज, जी। हमने पहले देखा होगा हर गांव के अंदर छोटे छोटे लघु उद्योग होते थे, लोहार का काम अलग कर रहे हैं, कुम्हार का अलग हो रहा है जी, आवश्यकता के सभी चीज़ों का। इसी तरह शहर में भी होते थे जी। लेकिन उनकी स्किल डेवलपमेंट का कोई साधन नहीं था, उनको सपोर्ट नहीं था जी। सरकार की योजनाएं थी भी तो उन तक पहुंच नहीं पाती थी, तो इस वजह से वो अपने पुराने जो तरीके से ही काम करते थे जी। लेकिन अभी सरकार ने इस तरह की नीति बनाई है कि वो जिस काम को 10 दिन में करते हैं उसको 1 दिन में कर सकते हैं, 1 महीने में जितनी कमाई करते हैं उसको 10 टाइम कर सकते हैं वो जी। तो ये स्किल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को मिलने लगा है। रेल के अंदर भी जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए पीरियडिकली ट्रेनिंग के प्रोग्राम है हमारे, जो हम खुद भी रेलवे चलाती है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जो है हमारा उदयपुर में जी। वहाँ पर उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए भेजते हैं। बीच बीच में भी अनेकों प्रोग्राम भारत सरकार के और रेलवे के रेलवे के बाहर के जो प्रोग्राम आते हैं उसके तहत भी हम स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं और उससे काफ़ी डेवलपमेंट होता है स्किल के अंदर। मतलब विकास के लिए स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। जी जी जी। जैसा कि अपने जो भी अपन काम करते हैं उसको तराशें कि भाई जो काम मैं 8 घंटे में कर सकता हूँ क्या मैं वो 5 घंटे में कैसे कर सकता हूँ। जी जी। इसको थोड़ा सा टेक्निकली सोचते हुए करना चाहिए। जी जी जी। चाहे किसी भी काम को, बहुत अच्छा है। लेकिन एक काम ऐसा होता है जो कि जब थक हार के 8 घंटे की ड्यूटी के बाद बंदा घर पहुंचता है जी, मैं आप ही की बात करूं या हर किसी की बात, सभी लोगों के साथ में यही है, जब घर पर थकान भरा दिन रहता है उसके बाद पहुंचते हैं तो एक ताजगी आ जाती है बच्चों को देखकर, परिवार को देखकर, और फिर क्या खाना बनाना है, क्या खाना खाना है, तो इतना परिवार 4 लाख लोगों का तो आपके साथ चलता ही है। एक परिवार जो है जो रोजाना आपसे मुलाकात करता है, जो शायद इंतजार करता है घर पे कि अब आएंगे और उनसे बात होगी। और इनसे पहले भी तो सोचो कि अगर सर ऑफिस पहले जाते थे, ऑफिस देर में रुक के काम करते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि श्रम दिवस का भी एक हिस्सा रहा है कि हर चीज के लिए टाइम होता है। आपका वो जो एंटरटेनमेंट जिसे कहते हैं कि हम अपने दिमाग को फ्री कर रहे हैं या फिर कुछ और करने की हॉबी ही कुछ होती है, आपकी क्या कुछ रही है कि रिचार्ज हो गए हम फिर से? एक्चुअली मैं कुछ मेरे साथ भी जैसे जो हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे थे ना, मेरे साथ ऐसा ही हो गया कि जब मुझे जिस फील्ड में कदम रखना चाहिए था बाद में वो मैंने जल्दी रख दिया एक तरह से और जल्दी रखने के कारण ही जो मेरा परिवार है उसको इसमें सफ़र करना पड़ा जी, क्योंकि ये जब आप एडिशनल कोई लायबिलिटी ले लेते हैं तो फिर परिवार को आप टाइम पूरा नहीं दे पाते हैं। तो शुरू से जो जैसे जैसे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती गई वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, तो घर में जैसे देर से जाना क्योंकि सबको सारे काम आपको करने हैं, सबको सुनना भी है, अगले दिन की तैयारी भी आपको करनी है जी, और फिर सुबह जल्दी उठ जाना। और जब से ये मोबाइल का काम हुआ है चालू तब से तो रात को 11 बजे भी लोग नहीं सोने देते हैं कि सर मेरे साथ ये जस्टिस हो गया है, मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ। इवन कोई हॉस्पिटल में भी जैसे भर्ती है, सीरियस है पेशेंट, तो वो फ़ोन करते हैं, उनको ब्लड प्रोवाइड कराना, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं तो उनको ब्लड भी प्रोवाइड कराते हैं। मॉर्निंग में हम उठते नहीं है उससे पहले फ़ोन आ जाते हैं,
मतलब मैं अपनी मर्जी से कभी उठ नहीं पाया, लोग उठा देते हैं। क्या बात, ये एक तरीके समाज सेवा है और ये आप पे जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के भी जैसा कि अभी स्नेहा ने बात की तो एंटरटेनमेंट की, तो राजस्थान हमारा लोक गीतों से, लोक नृत्यों से, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है। कोई राजस्थानी होने के नाते और उससे हाँ, ये तो हम जरूर सुनेंगे तरुण। और आज टीवी पे तो कम से कम आपने मान लिया, अपने परिवार वालों को ये तो कह ही दिया कि इतना समय नहीं मान पाते। शायद वो अगर टीवी देख रहे हो तो उनको थोड़ी दिलासा मिल गई होगी हमारे शो धरती दोहरारी की वजह से। और समय थोड़ा सा कम रह गया है सर, लेकिन जाते जाते हमारी जो मिट्टी है उसमें कला तो जरूर होती है। आपकी क्या छुपी हुई कला है जो हम अपने शो पे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं और आपके 4 लाख भाई लोगों के साथ? देखिए, मैं कोई गाना तो नहीं सुना सकता, लेकिन सुनने का बहुत शौकीन रहा हूं मैं। जैसे आप भाषण नहीं दे सकते थे, लेकिन आपने भाषण दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं? तो पर लोगों को इंस्पायर करने के लिए एक मैसेज कई बार हम लोग कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है जी। यानी कि किसी से अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आगे से आपसे पूछें जी, तो कि आप क्या चाहते हो, अपने आप में काबिल बन जाएं और लोग बढ़ के पूछे। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और ये कर्म की, श्रम की बात करके लोगों में एक जोश आया और हम में भी जोश बढ़ गया आज, क्योंकि हम 3 साल के हो गए। वो 3 साल पुराना ये साथ जी 3 साल का हो गया। और अगर आप हमारे सुप्रभात धरती दोहरारी के लिए कहना चाहते हैं कुछ, तो हमारा फेसबुक पे पेज है सुप्रभात धरती दोहरारी, वहाँ पर लिखिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपके सुझाव अक्सर मिलते रहते हैं, तो आप यूँ ही लिखते रहिए। और अब सर हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे, आज हमारे पास यहाँ पधारे आप। और स्नेहा? बिल्कुल, जैसे हम आपके लिए मोटिवेशन लेकर आते हैं, आपकी बातें, आपका साथ भी हमारे लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। आज हमारी पूरी टीम में जो उत्साह है, जो हमारे गेस्ट हैं, लीडर होने की वजह से उन्होंने भी अपने दिल की बातें खोल के रख दी। ये आपका साथ ही है जो हमें इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा देता है। सबका साथ सबका विकास, यही हम कहते। तो हमारे सुप्रभात धरती दोहरारी की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास और स्नेहलता शुक्ला को। तो पहले चलते हैं लोकगीत की ओर, उसके बाद में न्यूज़ होगी। खम्मा गणी। चली रे वो तड़पती हो दिन रे तुम्हारा सजनिया रे सजनिया माने उलुगणिया वे माना दान निभावे खरिया वो मारा परदेसी मारा सजनिया रे सजनिया माने उलुगणिया वे माना दान निभावे खरिया वो मारा परदेसी हो मारा सजनिया रे सजनिया माने उलुगणिया वे माना दान निभावे खरिया वो मारा परदेसी।
सी हो आखिर डोरा कांग सी में शीशे कुता बन जावा शीशे कुता बन जावा सामा मिलिया सैनी माना सामा मिलिया सैनी माना छाती धड़े का खाए रे मला साजनिया रे साजनिया मने और घड़िया वे मना नींदनिया वे घड़िया वो मला परे देसी हो मला साजनिया रे साजनिया मने और घड़िया वे मना नींदनिया वे घड़िया वो मला परे देसी ऊंची मेरी उजली वो ऊंची मेरी उजली में सुधी पलंग बिछा सुधी पलंग बिछा जद जागू जद एक गली में हो जद जागू जब एक गली में पर कटारी खाए रे मला साजनिया मना और गनिया वे मना नींदनिया वे गरिया वो मारा परे रे वो मारा परे रे चोरों के संग चोर बन जावे ओ कपटी के खम डपटी तू चोरों के संग चोर बन जावे कपटी के संग कपटी तू करके चोरी भागो जावे करके चोरी भागो जावे ओ पकड़न वालो तू ही तू पकड़न वालो तू ही तू जिया तुम जल थल में दाता जा दिखा जा देखा जा तू ही तू जिया तुम जल थल में दाता जा देखा जा दाता के संग दाता बन जावे ओ भिखारी रे भेड़ो तू दाता के संग दाता बन जावे ओ भिखारी रे भेड़ो तू दाता के संग दाता बन जावे दाता के संग दाता बन जावे भिखारी रे भेड़ो तू ओके मंग तो मोंगन जावे ओके मंग तो मोंगन जावे देवन वाड़ो तू देवन वाड़ो तू जिया धूल जल थल में दाता जा देखा जा जिया धूल जल थल में दाता जा देखा जा नारी में एक जिरंग वो दो दुनिया में दिसे तू नर नारी में एक जिरंग वो दुनिया में वो दो दुनिया में दिसे तू वो दो दुनिया में दिसे तू ओके बालक रोवण लागो ओके बालक रोवण लागो ओ रखण वाड़ो तू ही तू रखण वाड़ो
जहाँ दिखावा तुम ही तू ये तुम जल थल में दाता जहाँ देखा जहाँ तू इतरो भेद बता मेरे अवधू ओ साबित करनी करने तू इतरो भेद बता इतरो भेद बता मेरे अबधू ओ साबित करनी कर ले तू इतरो भेद बता मेरे अवधू ओ साबित करनी करने तू साबित करनी कर ले तू के गोरख सुनो मछंदर के गोरख सुनो मछंदर ओ गुरु मिला बात का तू गुरु मिला बात का तू ये तुम जल थल में जहाँ दिखावा तू जहाँ दिखा जा तू